नमस्कार। देखिए, आधुनिक दौर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम यूज करते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी और ज़्यादा सरल बन जाती है। जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन चीज़ों को बेचना, ये आजकल हर एक परिवार का हिस्सा बन चुका है। क्योंकि यहाँ पर जैसे हम ऑनलाइन चीज़ें बेचने की बात करें तो OLX हो गया, क्विकर हो गया, यहाँ पर चीज़ें आसानी से अच्छे दामों में बिक जाती हैं। लेकिन ये OLX, क्विकर या फिर ऑनलाइन शॉपिंग आपके जी का जंजाल भी बन सकता है। आज हमारे पास एक ऐसे शख्स बैठे हैं जिनके साथ OLX के थ्रू एक बहुत बड़ा झोल हो गया। मैं यूं कहूं कि उनकी ज़िंदगी बदल गई। जो ज़िंदगी पहले अच्छे से चल रही थी, अब उस ज़िंदगी में कई सारी कठिनाइयां, कई सारी परेशानियां सामने आकर खड़ी हो गईं। तो क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र राजपूत। क्या करते हैं आप? रक्षा में फल का ठेला लगाते। फल का ठेला लगाते हैं जी। क्या है पूरा मामला? आप इतने सारे कागज़ ये लेकर आए, कागज़ दिखाइए ज़रा। इतने सारे ये कागज़ लेकर आए तो मामला क्या है? आखिरकार क्या हुआ है आपके साथ? मामला ये है कि हम रक्षा में फल का ठेला लगाते थे, तो हमें कुछ पैसों की ज़रूरत थी। तो हमारे पास एक गाड़ी थी, TVS अपाचे गाड़ी थी। तो हमने कहा चलो OLX पर डाल दें, इससे कुछ अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तो हमें एक गन्ने की मशीन के लिए इंजन लाना था, तो हमने कहा चलो बेच दें, इसे डाल दे। तो हमने डाल दी। तो 10 जनवरी 2019 को हमने डाली थी। 11 जनवरी 2019 को एक हमारे इंडियन आर्मी वाले से संपर्क हुआ। अजय नामक व्यक्ति हैं। आप उस इंडियन आर्मी वाले को अमूमन है कि जानते तो नहीं होंगे? नहीं, हम उसने नहीं जानते, क्योंकि भाई उसने देखिए, ऑनलाइन संपर्क किया। हाँ, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? तो उससे संपर्क हुआ, तो वो कह रहा है कि हम इंडियन आर्मी से बोल रहे हैं। और संपर्क आपका फ़ोन पे हुआ? फ़ोन पे हुआ। हाँ। तो उन्होंने कहा हम इंडियन आर्मी से बोल रहे हैं और हमें आपकी गाड़ी पसंद आ गई, आप हमें सारे पेपर भेज दो। तो हमने गाड़ी की फ़ोटो वगैरह, गाड़ी की RC वगैरह तो आपने उनसे ये नहीं कहा कि आप यहीं आके देख लो? तो हमें इतना जानकारी नहीं थी हाँ। कि इससे क्या होता है। तो हमने भेज दिया। वो कह रहे हम इंडियन आर्मी से, तो हमने भरोसा कर लिया उन पे कि आर्मी वाला मतलब कोई इतना वैसा नहीं होगा। तो हमने उन पे भरोसा कर लिया, तो अपने कागज़ भेज दिए। तो हमें कुछ दिन बाद पता चला कि वो मतलब हमारे कागज़ों पे अपनी ID बना के दूसरे लोगों से मिसयूज कर रहे हैं। पैसे ऐसे अपने मतलब फ़ोन पे से डलवा रहे हैं, कहीं से डलवा रहे हैं। अच्छा, मतलब इंडियन आर्मी बनकर आपके साथ तो फ्रॉड कर ही दिया। वो सेम आपके जो कागज़ आपके थ्रू मंगाए गए, उन कागज़ों को OLX पे अपनी ID के थ्रू चढ़ा दिया। अपने ID के थ्रू चढ़ा दिया और अपनी ID से दूसरे लोगों से पैसे ठगी कर रहे हैं। तो वो लोग हमारे पास आए। कौन आपके पास आया? हमारे पास काफ़ी लोग आ चुके हैं जब से। अच्छा। हाँ, तो जब से हमारे पास मामला 2019 का है। 2019 का है मामला, समझिए 2019 का है और अभी 2022 चल रहा है। मतलब लगभग 3 साल 4 साल होने जा रहे हैं। तो फिर ये तभी से चल रहा है ये धोखाधड़ी, या फिर अभी? तभी से चल रहा। तो हमने फिर रक्षा थाने गए। हमने कहा इस मंजीत नामक व्यक्ति के खिलाफ हमने एक FIR दी। अच्छा, उसका नाम मंजीत था? मंजीत था। लेकिन उन्होंने कहा कि हम FIR नहीं कर सकते। अच्छा। तो हम फिर उसके बाद कप्तान साहब के यहाँ भी गए। तो हमने उनसे भी बोला साहब, हमने कहा ऐसी ऐसी बात हो गई है और हमारे डॉक्यूमेंट्सों का मिसयूज हो रहा है। नहीं, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज सिर्फ झांसी में ही हो रहा है या फिर इसके बाहर भी? झांसी नहीं, पूरे भारत में हो रहा है। पूरे भारत में? आपको कैसे पता लग रहा है कि पूरे भारत में? पूरे भारत की पुलिस, हमारा नंबर डला है, वो IDO ऑफिस से निकलवा दें, वो जहाँ से भी निकलवा दें, तो वो हमारे नंबर पर से संपर्क करते हैं। हमारे पास आती भी है, पूरी भारत की पुलिस आती है। आपके घर पे पुलिस आती है? जी। कहाँ कहाँ की पुलिस, अगर आपको याद हो कुछ? जैसे लखनऊ की पुलिस आई, हाँ। दिल्ली की पुलिस आई, अच्छा। मुंबई की पुलिस आई, पीलीभीत अभी 2 दिन पहले शुक्रवार को पीलीभीत से पुलिस आई। पीलीभीत से पुलिस आई? पीलीभीत से पुलिस क्या बोला पुलिस वालों ने? अभी पुलिस वालों ने ये बोला आपके खिलाफ मुकदमा है और आपने ऐसा ऐसा किया। हमने कहा सर हमारे पास तो ये कागज़ है, हम खुद हमारे साथ मिसयूज हो रहा है ये। तो पीलीभीत की भी पुलिस आई और उसी दिन फिर दोपहर में एटा की भी पुलिस आई है। उसी दिन पीलीभीत के बाद एटा की पुलिस आई है। तो हमने उनसे भी बोला है। फिर उसके बाद दूसरे दिन हम कप्तान साहब के पास भी गए हैं, हमने उन्हें बताया है। हमने कहा साहब हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। अभी तक जितेंद्र लगभग कितने थानों की पुलिस आपके पास आ चुकी? कम से कम 100 से ऊपर थाने की पुलिस आ चुकी है। 100 से ऊपर थानों की पुलिस आपके पास आ चुकी है।
ऐसा कभी हुआ है कि वो आपको आपके साथ अपने साथ लेके गए हो? एक बार हमारे साथ ऐसा हुआ था, जालौन की पुलिस आई तो वो हमें माधवगढ़, जालौन में माधवगढ़ थाना पड़ता, तो वहाँ की पुलिस हमें ले भी गई है। अच्छा। हाँ, वहाँ पे ले गई है, तो वहाँ के कप्तान साहब के यहाँ भी हमें पेश किया है। तो हमने अपनी पूरी घटना बताई, सर हमने कहा ऐसा ऐसा हुआ था। तो वहाँ पे एक दिन ले गई है, दूसरे दिन रखे, शाम को रात में छोड़ा, फिर हमें रात में छोड़ा? रात में छोड़ा। अब समझिए, सब्जी का ठेला लगाते हैं जितेंद्र और इनके साथ इस तरीके की हरकतें हो रही हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई 100 से ज़्यादा थानों की पुलिस उनके पास आ चुकी है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी दिख रहे हैं और बोल रहे हैं कि 2019 से अभी तक ये मामले हैं वो चल ही रहे हैं। तो वो अभी गाड़ी कहाँ पर है जिस पर ये सारे केस हुए हैं? गाड़ी हमने, जब हमें तो पता जब लगा, हमने दूसरे आदमी को अपने संपर्क किया तो हमने उसको बेची, तो हम ट्रांसफ़र करवाने गए तो हम, गाड़ी आपने बेच दी थी? हाँ, गाड़ी बेच दी। तो हमने उस ट्रांसफ़र करवाने गए तो हमें उधर पता चला कि क्या बोलते हैं, आरटीओ ऑफिस में कि 3-4 एफआईआर लगी हुई है। अच्छा। एफआईआर लगी हुई, तो तब जाकर आपको वहाँ पता लगा कि एफआईआर भी है? एफआईआर भी है। तो हमने कहा साहब ये ट्रांसफ़र तो करो। तो जैसे तैसे उनने फिर ट्रांसफ़र की, वहाँ से लेटर आने के बाद तो जनवरी 2022 में, 4 जनवरी 2022 में वहाँ से गाड़ी ट्रांसफ़र भी हो गई है। सुरेश दास पटवा के नाम ट्रांसफ़र भी हो गई है, जिसको हमने बेची थी उसके नाम ट्रांसफ़र भी हो गई। लेकिन अभी भी हमारे खिलाफ हमारे ऊपर मुकदमे लिखे जा रहे हैं। मतलब अभी भी ये जो वारदातें हैं वो लगातार हो रही हैं? लगातार हो रही हैं। लगातार इसी तरीके से आपके पास पुलिस के कॉल्स आ रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि 2 दिन पहले पीलीभीत, एटा तक की पुलिस आपके पास आई? हाँ, पीलीभीत, एटा की पुलिस भी आई, वो भी हमें बुला रहे हैं, कह रहे थाने आ जाओ। तो हम, अब जब ये घर पुलिस आती होगी तो फिर घर वाले तो डर जाते होंगे? घर वाले डर जाते हैं, बहुत परेशान रहते हैं हम। पता चले कि आज यहाँ की पुलिस आ रही तो वहाँ जाना, कल वहाँ की पुलिस आ रही तो वहाँ जाना, बहुत पैसा भी बहुत खर्च हो गया होगा। पैसा ही बहुत खर्च हो गया। कहीं मतलब यहाँ पे वो करो, यहाँ पे वो करो, तो हर चीज़ में पैसा लगता है। पैसा नहीं है पेट्रोल डलवाने के लिए। अब आप समझिए, एक तरीके से जितेंद्र को मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। जितेंद्र अपना धंधा देखे, क्योंकि भाई सब्जी का ठेला लगाने वाला, फल का ठेला लगाने वाला व्यक्ति रोज़मर्रा का कितना कमाता होगा, और उस पर ही ऐसी वारदातें अगर उसके संग हों तो भाई वो अपने परिवार का गुजारा वसारा करेगा या फिर इन सब चीज़ों में उलझा रहेगा। तो जितेंद्र, इसका कोई तोड़ अभी तक किसी ने निकाल के दिया आपको? अभी तक किसी ने नहीं दिया। फिर कप्तान साहब के पास में गया तो वहाँ पे उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। एक तरफ हमारे भारत के प्रधानमंत्री हों या फिर कोई भी हो, वो कहते हैं कि भाई डिजिटल इंडिया, भारत को डिजिटल बनाने का कार्य किया जा रहा है, भारत में डिजिटल क्रांति एक तरीके से लाने की बात कही जा रही है। लेकिन एक दूसरी तरफ इसका पहलू यही भी है कि इस तरीके से आम नागरिकों के साथ फ्रॉड होते हैं। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, इसमें क्या क्या है आखिरकार जितने इतने सारे डॉक्यूमेंट आप इसमें कम से कम मैं 20 बार तो कम से कम कप्तान साहब के पास हो आया हूँ, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला वहाँ से भी। और मैंने रक्षा थाने में भी हो आया हूँ, वहाँ से भी मैंने कहा साहब मेरे, वहाँ से जैसे भी बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि एक आपने मुकदमा पंजीकृत करवाया। मैंने कहा साहब मैं जाता हूँ लेकिन कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं करता है, कोई नहीं करता। फिर मैं कप्तान साहब के पास गया, मैं अभी गया था सोमवार को आया, तो सोमवार को ना मिल के फिर मैं मंगलवार को बुलाया मुझे, तो मंगलवार को मैं गया तो मिला उनसे, तो उन्होंने कहा कि आप वो जो आपका डेटा था, जो वहाँ से कागज़ थे आपने भेजे थे, उनके पास आए थे, तो वो कागज़ लेके आइए। तो मैंने कहा सर वो तो मेरे मोबाइल में जो थे मेरे माधवगढ़ थाने वाले में, तो उसी में थे, वो सब डिलीट हो गए हैं। अब मेरे पास तो कुछ है नहीं, अब मेरे पास यही है कि आप इस पर मेरी कुछ मदद करो। तो वे कह रहे हैं कि मैं कुछ मदद नहीं कर पाऊँगा। आप समझिए, वही मैं बोल रहा हूं कि भाई भारत का आम नागरिक अपने रोजमर्रा के कमाने के लिए तो जूझ ही रहा है, साथ साथ इन परेशानियों के साथ भी जूझ रहा है। जितेंद्र के अलावा अगर कोई बड़ा अधिकारी इस जगह पे होता, कोई बड़ा नेता इस जगह पर होता, तो शायद यह मामला कब का निपटा दिया जाता। लेकिन जितेंद्र चूंकि एक गरीब व्यक्ति है, सब्जी का ठेला लगाता है, तो इसको परेशान करेंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई ये मामला कानून के लिए कोई बड़ा नहीं है, लेकिन जितेंद्र के लिए वास्तव में उसका जी का जंजाल बन चुका है। आप देखिए कितने सारे कागज, इतने सारे मैंने हाथ में ले ही लिए, और सारे ढेर सारे कागज जितेंद्र के पास हैं, और लगातार जितेंद्र कोशिश कर रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, कप्तान साहब से मिल रहे हैं, दरोगा जी से मिल रहे हैं, SHO से मिल रहे हैं, सब से मिल रहे हैं, लेकिन कोई भी जितेंद्र कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जितेंद्र, आखिरकार फिर आप क्या सोचा है आपने? फिर हमने यही सोचा, फिर हमने सोचा कि जब यहाँ पे कोई मदद नहीं हुआ, फिर हम साइबर सेल गए। हाँ। तो साइबर सेल गए, वहाँ पे भी वो मिले, क्या बोलते, क्या नाम है, नाम याद नहीं है, तो वहाँ पे मिले, तो उनने SO साहब को भी फ़ोन लगाया,
उन्होंने एसओ साहब को भी फ़ोन लगाया, लेकिन वो कह रहे नहीं हम तो वो चार्जशीट लगाएंगे। अच्छा, हाँ, वो मुकदमा करेंगे। मुकदमा करेंगे। तो हमने कहा साहब हम तो मर जाएंगे साहब, हमारे पास तो कोई वो नहीं है, हमारे पास तो वहाँ जाने के लिए किराया भी नहीं है। कि हमारे भारत की व्यवस्थाएं, कानूनी व्यवस्थाएं विशेषकर, कि एक आम नागरिक की इतनी मदद नहीं कर सकते कि जिस फ्रॉड में वो फंस गया है, जिस षड्यंत्र में वो फंस गया है, उस षड्यंत्र से उसको बाहर निकाला जा सके। देखिए, अब किस किस को जितेंद्र सफाई दे। जितेंद्र अपने आप में सही है, लेकिन भाई जब किसी के घर में अमूमन पुलिस जाती है तो हर किसी को यही लगता है कि इसने कुछ गलत किया होगा। कोई समझता नहीं है बात को कि भाई उसके संग गलत हुआ है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस बिहेव करती है घर पे जाके कि आपको चलना होगा, आपके खिलाफ मुकदमा होगा, तो लाजमी है कि लोगों को लगेगा ही कि जितेंद्र कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन एक दृष्टि में जो मुझे समझ में आया, जो जितेंद्र ने जो कागज पेश किए, जो जितेंद्र कागज लेके आए, उनसे साफ है कि जितेंद्र की इसमें कोई गलती नहीं है। जितेंद्र ने बस उस ऐप का उपयोग किया, उस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जिसको भारत सरकार खुद बढ़ावा देती है कि आप डिजिटल बनिए, लेकिन जितेंद्र के साथ ही गलत हो गया और अब यही भारत सरकार की पुलिस जितेंद्र के पीछे पड़ गई है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मकसद है कि पहले तो आप लोग सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये गिरोह ऐसा नहीं है कि सिर्फ जितेंद्र ही इनका टारगेट हो। कोई भी व्यक्ति अगर आपसे इंडियन आर्मी का बनके या फिर सरकारी नौकर बनके बात करता है और आपके कोई डॉक्यूमेंट्स मंगाता है, चाहे फिर गाड़ी के हो चाहे किसी भी चीज़ के हो, तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स किसी को मत दीजिए। पिछले दिनों ऐसा ही एक सेम मामला में लेकर आया था चिरगांव का, जिसमें ऐसा ही फ्रॉड उस व्यक्ति के साथ, उसके आधार कार्ड के साथ किया गया था। आधार कार्ड के साथ छेड़खानी की गई और अपनी फोटो चिपकाई गई और फिर बैंक अकाउंट, कंपनी, फर्जी ट्रांजैक्शन ये तक किए गए। वो भी व्यक्ति मोमोज का ठेला लगाता था, जितेंद्र भी यहाँ पर सब्जी के ठेला लगाते हैं। अब समझिए कि भाई यहाँ पर सॉफ्ट टारगेट जो है वो गरीब ही हैं, क्योंकि इनकी ना तो शासन सुनता है, ना प्रशासन सुनता है, ना नेता सुनते हैं। तो इनको ये दिक्कतें रोजमर्रा की जिंदगी में आ रही हैं। तो आप लोगों के साथ ऐसा ना हो तो आप लोग भी सतर्क हो जाइए। इसके साथ साथ झांसी प्रशासन से, झांसी के एसएसपी से, झांसी के डीएम साहब से, झांसी की साइबर टीम से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जितेंद्र भाई की मदद की जाए। जितेंद्र क्योंकि भाई अब बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई 3 साल होने जा रहे हैं और अब फिर से पुलिस हमें परेशान शुरू कर दी है करना, तो अभी दिक्कतें जब बढ़ेंगी तो लाजमी है कि जितेंद्र को फिर से वो सारी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। तो मैं फिर से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं झांसी के पूरे प्रशासन से कि जितेंद्र की मदद कीजिए। और आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जितेंद्र की मदद अगर आप करवाना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि जितेंद्र आप ही लोगों की तरह एक आम व्यक्ति है और इसकी मदद होनी चाहिए, तो इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।